वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। अब ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, या इस टॉपिक को मैं और एक नाम भी दे सकता हूं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। यानी वेव फंक्शन में किस तरह की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन पे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम इस तरह लिखते हैं, डाउ स्क्वायर साई बाय डाउ एक्स स्क्वायर, इस तरह से, फिर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी 3 डायमेंशनल रीजन के लिए, फिर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब ई जो है ये टोटल एनर्जी है, वी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमें मिली, इससे हम किसी पार्टिकल का, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का, बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सपोज उस इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल एनर्जी क्या हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो सकती है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे हो सकती है, ये सब कुछ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे, यानी अलग अलग वैल्यूज हमें मिल सकते हैं। मैं बोलूँगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की अगर सपोज हमें एनर्जी निकालनी हो एटम में, तो ये हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज देगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जीज देगा इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, या मैं बोलूँगा एक्सेप्टेबल नहीं है, या जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आप कहेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता, ये ऑर्बिटल में रहता है। क्या ऑर्बिटल से बाहर इलेक्ट्रॉन रह सकता है, आप कहेंगे नहीं। तो अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी मिल सकते हैं जिन सॉल्यूशंस में ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से बाहर भी है या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में भी है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोलूँगा ऐसे सॉल्यूशंस का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे सॉल्यूशंस का कोई ना तो फिजिकल मीनिंग है या सिग्निफिकेंस है, ना तो केमिकल सिग्निफिकेंस है। यानी जो गलत रिजल्ट्स हमें देंगे इक्वेशंस या सॉल्यूशंस, उन सॉल्यूशंस से हमें कुछ लेना देना नहीं है, या जो हमें कुछ एब्सर्ड रिजल्ट्स देंगे, ऐसे सॉल्यूशंस हमें नहीं चाहिए। अब हमें सही सही सॉल्यूशंस या एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस, यानी जो हमें मंजूर होंगे, जो सच्ची में हमें चाहिए सॉल्यूशंस, वो कैसे मिल सकते हैं, यानी सही सॉल्यूशंस या एग्जैक्ट सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे इस पे, और बॉर्न ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी थी, यानी कुछ पाबंदियां दी थी। वो रिस्ट्रिक्शंस कहलाती हैं बॉर्न रिस्ट्रिक्शंस। अगर हम ये रिस्ट्रिक्शंस, बॉर्न रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कुछ अच्छे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, फजूल के सॉल्यूशंस नहीं मिल सकते। अब ये रेस्ट्रिक्शंस लेकिन किस पे लगाने पड़ेंगे, तो ये रेस्ट्रिक्शंस हमें लगाने पड़ेंगे वेव फंक्शन पे या साई पे। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ साई इनटू डीटा, टॉ मीन्स वॉल्यूम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी। यानी हमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है, उसकी एनर्जी क्या हो सकती है, वो हमें इस साई से ही पता चलेगा, साई के स्क्वायर से। तो इसका मतलब जो भी हम कंडीशंस लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, वो हमें साई पे लगाने पड़ेंगे, साई पे। यानी दिस साई मस्ट ओबे सम मैथमेटिकल कंडीशंस। अब वो मैथमेटिकल कंडीशंस क्या है, और अगर ये मैथमेटिकल कंडीशन क्या ओबे करेगा तो तब क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर कोई वेव फंक्शन वो मैथमेटिकल कंडीशंस जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसी कंडीशंस को ओबे करता है, तो उसको हम कहते हैं वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। अब ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या है, या ऐसी वेव फंक्शन क्या है जो मैथमेटिकल कंडीशंस ओबे करता है, या वो मैथमेटिकल कंडीशंस क्या है जो हमें इस पे लगानी चाहिए, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें सबसे पहली जो कंडीशन है कि साई मस्ट बी फाइनाइट फॉर ऑल फिजिकल पॉसिबल वैल्यूज। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि साई इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए,
यानी वेव फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो गया तो फिर एक पर्टिकुलर रीजन में प्रोबेबिलिटी भी इनफाइनाइट हो जाएगी, जबकि प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। क्लियर? अगर साई इनफाइनाइट हो गया तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो ऐसा नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साई कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, साई फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट। क्लियर? अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं इसके बारे में। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, देखो यहां पे मैंने दिखाया ये है साई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज एक्स डायरेक्शन में, और यहां पे साई मीन्स वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, या यहां से इन्फिनिटी से आ रहा है। तो ना तो ये इन्फिनिटी में जाना चाहिए और ना ही इन्फिनिटी से आना चाहिए। इसका मतलब वेव फंक्शन किसी भी पोजीशन पे, किसी भी रीजन में इन्फिनिटी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो गया तो वेव फंक्शन का स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये बात याद रखना। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब मैं समझा देता हूं। देखो ये एक वेव इक्वेशन है, या मैं बताऊंगा, यहां पे हमने एक ग्राफ लिया है साई वर्सेस एक्स, यानी वेव बन रहा है, या मैं बोलूंगा वेव फंक्शन। इसका इस पोजीशन पे एक वैल्यू है, ठीक है, इस पोजीशन पे एक वैल्यू, एक ही वैल्यू है, यहां पे भी एक वैल्यू है, यहां पे भी एक ही वैल्यू है, यहां पे भी एक ही वैल्यू है। यानी जहां आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या एक पर्टिकुलर रीजन में आप इसका एक ही वैल्यू देखते हैं साई का। लेकिन अगर मैं इसके बदले में ये वाला वेव फंक्शन ले लूं, देखो यहां पे, यहां से शुरू करता हूं। ये मान लो एक्स इस रीजन में मैंने लिया, इस पॉइंट पे मैंने लिया, इस पॉइंट पे साई का वैल्यू यहां पे देखो ये वैल्यू, फिर आगे जाएंगे तो साई का वैल्यू इधर इसी पॉइंट पे, यहां पे दूसरा वैल्यू, यहां पे इसका तीसरा वैल्यू। तो आपको एक पॉइंट पे साई के 2-3 वैल्यूज मिल रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। या मैं बोलूंगा कि साई की प्रोबेबिलिटी अलग अलग मिल रही है एक पर्टिकुलर रीजन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं फिर ये कहूंगा कि जहां पे मोर देन 1 वैल्यूज मिल गए वो वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। साई का वैल्यू क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यू, यानी वेव फंक्शन का वैल्यू एक ही होना चाहिए, एक पॉइंट पे एक वैल्यू, एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यू नहीं। क्योंकि अगर एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यूज मिल गए तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज भी अलग अलग मिलेंगी। अब दूसरा मैं दिखाता हूं, दूसरा एग्जांपल। क्या ये वाला एक्सेप्टेबल है? आप भी सोच लो। ये मान लो ये एक्स है, हमने एक पॉइंट लिया, यहां पे साई का वैल्यू अलग इस रीजन में है ना, इस एक्स पॉइंट पे, यहाँ पे वैल्यू अलग, यहाँ पे वैल्यू अलग, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू, यहाँ पे कम वैल्यू, यहाँ पे और कम वैल्यू। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से ये भी पॉसिबल नहीं, यहाँ पे अलग वैल्यू, यहाँ पे अलग वैल्यू, यहाँ पे अलग वैल्यू, यहाँ पे अलग वैल्यू, है ना। देखो ये कम वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, एक ही पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज। तो ऐसी वेव फंक्शंस पॉसिबल नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह से ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर? तो वेव फंक्शन की कितने वैल्यूज होने चाहिए? एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा, वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे ये वेव फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, ऊपर जा रही है कंटिन्यूअस, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस आएगा। अब अगर मैं ये बोलूंगा ये वाला वेव फंक्शन क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं। ये देखो यहां तक एक, फिर स्टेप अप, फिर ये कंटिन्यूअसली ऐसे नहीं बढ़ रहा, तो इसका फिर इंटीग्रेशन भी नहीं हो जाएगा ना। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम इसका इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते। क्लियर? सो इट इज नॉट इंटीग्रेबल। तो याद रखना, मैं पॉइंट एक लिखूंगा यहाँ पे, इट मस्ट बी इंटीग्रेबल। चौथा पॉइंट लिखेंगे पे, इट मस्ट बी इंटीग्रेबल, यानी इसका जो डिफरेंशियल है इस इक्वेशन का, या साई का जो डिफरेंशियल है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर अचानक से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये साई है, ये एक्स, यहाँ पे वेव फंक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर बीच में कट हो रहा है, फिर वेव फंक्शन बन रही है, फिर यहाँ पे
तो ये भी कंटिन्यूस नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट इंटीग्रेबल। क्लियर, शाबाश। तो ऐसे भी ये जो वेव फंक्शन है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये वाला एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अब दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव जो है, सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज पॉसिबल ओनली इफ इट इज कंटिन्यूस। यानी आप इंटीग्रेशन देखो तब पॉसिबल है जब ये कंटिन्यूस होगा, सेकेंड डेरिवेटिव भी तभी पॉसिबल है जब ये कंटिन्यूस होगा। अगर ये सब तीनों कंडीशंस किसी वेव में नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। लेकिन किसी वेव फंक्शन ने अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो किए या ओबे किए तो ऐसी वेव फंक्शन को कहते हैं हम वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। तो इसका मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में सिर्फ वही वेव फंक्शंस हमें सही वैल्यूज देंगे जो वेव फंक्शंस वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस होंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि वेल बिहेव्ड क्या रहता है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक वेव फंक्शन के। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिलहाल बाय।